अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 2 दिया था, उसमें हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन की थी। आज हम उन पे कुछ MCQs डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQs नंबर 1, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है मेन पोजीशन पे। इसका ऑप्शन ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है? तो आंसर है नहीं, एक्सेलरेशन चेंज होती रहती है। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो वेलोसिटी भी चेंज होती रहती है। नीदर एक्सेलरेशन नॉर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है ना वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन है अ बॉडी इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज करेक्ट। ठीक है, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, नहीं गलत है, तो इसको आगे पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। बी है मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ये बिल्कुल सही है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होगी, ये सही है, तो ये ऑप्शन ठीक है, यही हम करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन इट मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। जब मीन से एक्सट्रीम जाएगी तो क्या होगा? इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, सही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, ये भी सही है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। इट्स एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, यस, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है डिस्प्लेसमेंट के साथ। अगर जैसे बॉडी मीन से एक्सट्रीम जाएगी ना तो इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, और जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी, इसीलिए सारे ऑप्शन ठीक हैं, तो ई होगा। उसके बाद क्वेश्चन है इफ एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डबल्ड देन इट्स। अगर हम एम्पलीट्यूड को डबल करेंगे तो क्या होगा? इट्स पीरियड बिकम्स डबल। तो मैंने टाइम पीरियड बताया था, मैंने कहा था टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट होता है एम्पलीट्यूड पे। इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं आपको एम्पलीट्यूड नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन सही है, इट्स ए पीरियड बिकम्स, सॉरी ये ऑप्शन गलत है, यानी पीरियड सेम रहेगा और ये यहाँ पे कह रहा है डबल है। इट्स टोटल एनर्जी इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, ये सही है, क्योंकि टोटल एनर्जी जो होती है जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी उसकी टोटल एनर्जी 1/2 के x0² होती है। अगर आपने एम्पलीट्यूड को डबल किया है तो टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को डबल करने से टोटल एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो ये ऑप्शन ठीक है। इट्स फ्रीक्वेंसी बिकम्स हाफ, ये गलत है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड होती है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द एम्पलीट्यूड ए देन टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी या ट्रेवल्ड बाय बॉडी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन 1 साइकिल। अच्छा आप देखें, सपोज करें ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम है, ये दूसरी एक्सट्रीम है। अगर बॉडी एक साइकिल कंप्लीट करेगी तो कितना डिस्टेंस करेगी? देखें, पहले मीन से एक्सट्रीम जाएगी तो ए करेगी, फिर एक्सट्रीम से मीन जाएगी तो दूसरा ए, फिर मीन से एक्सट्रीम तीसरा ए, फिर एक्सट्रीम से मीन चौथा ए। इसका मतलब है बॉडी 4A डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि मीन से एक्सट्रीम 1 जाने तक ए, फिर एक्सट्रीम 1 से एम तक जाने के लिए 2A, ये हुई आधी साइकिल। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ए हुआ, ठीक है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा ए हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा ए हुआ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक चौथा ए हुआ, यानी 4A डिस्टेंस बॉडी कवर करेगी। उसके बाद क्वेश्चन है अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द पीरियड t फाइंड द टाइम टेकन बाय इट फ्रॉम मीन पोजीशन टू हाफ ऑफ एक्सट्रीम। कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर आप मीन से हाफ ऑफ एक्सट्रीम जाएंगे तो आपको टाइम जो लगेगा वो कम लगेगा, और वो लगेगा 1/12
टी लगेगा। तो इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय। मैंने कल बताया था आप लोगों को कि सिंपल हार्मोनिक मोशन साइनोसाइडल वेव से दिया जाता है। द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन देन इट्स। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इसको कंपेयर करवाएंगे। जनरल इक्वेशन ये थी 2 पाई एफ टी, और आपके पास जो इक्वेशन गिवन है वो है 3 साइन 1000 पाई टी। इसका मतलब है एम्पलीट्यूड तो आपका निकल आया 3, यानी ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये तो गलत हो गया। अब हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी, तो हम इसको कंपेयर करवाएंगे 2 पाई एफ टी और यहाँ पे है 1000 पाई टी। पाई पाई से कैंसिल, टी टी से कैंसिल, एफ होगा 1000 डिवाइडेड बाई 2 यानी 500। तो 500 एक इसमें है और एक इसमें, तो ये गलत हो गया। अब ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, ये भी। अब हम बात करेंगे टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड यू नो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.002 आएगा। इसका मतलब है इसका सही ऑप्शन डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन है 0.01 kilogram mass is attached to the spring and placed on horizontal frictionless surface. If 8 Newton force is applied and produces a displacement of 2 centimeter and release, find the period of oscillation. तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 2 पाई m अपान k, और यहाँ m आपको गिवन है पर k आपको गिवन नहीं है। k आप हुक्स लॉ से फाइंड करेंगे, k इज इक्वल टू एफ अपान एक्स नॉट। फोर्स कितना अप्लाई किया हुआ है 8, डिस्प्लेसमेंट कितना लेकर आए हैं 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मीन्स 0.02, 800 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 400। k का वैल्यू मिल गया है। अब जब k का वैल्यू मिल गया है तो अब आप पीरियड निकाल सकते हैं 2 पाई और m की जगह 0.01 और इसकी जगह 400। अब 2 पाई का वैल्यू 3.14 है, 0.01 का स्क्वायर रूट 0.1 निकलेगा और 400 का 20 निकलेगा। ये 1 होगा, ये 10 होगा, ये इससे फर्दर डिवाइड करेगा तो 0.0314 होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, सी इसका ऑप्शन होगा। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। और ये है अ बॉडी परफॉर्मिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी है आपके पास 100 मीटर पर सेकंड विद द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आपके पास है 2 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आपने कहा, आप कहेंगे कि सर आपने कोई टाइम पीरियड और वेलोसिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं बताया। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखें, टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए डिमांड क्या है, आपको m अपान k चाहिए रूट में। अगर आप मैक्सिमम वेलोसिटी की एक्सप्रेशन देखेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी की एक्सप्रेशन थी अंडर रूट k अपान m एक्स नॉट। ये चीज़ मिली हुई है, ये मिली हुई है, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है 100, k अपान m का वैल्यू हमें चाहिए एक्स नॉट, 2 सेंटीमीटर मीन 0.02। ये वहाँ जाके डिवाइड करेगा 0.02, सही है। अब हमें चाहिए वैल्यू इसका k अपान m का। तो आप देखेंगे ये ऊपर 2 जीरोज हो जाएंगे तो इसका रिजल्ट होगा 500, ठीक है। तो 500 वैल्यू आया अंडर रूट k अपान m का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको यानी रेसिप्रोकल करेंगे तो m अपान k स्क्वायर रूट का वैल्यू होगा 1 अपान स्क्वायर रूट 5000, ठीक है।
अब हम इसको फर्दर जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी सारी इसको स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधा सा वैल्यू रखेंगे हम, क्योंकि हमें इसका वैल्यू मिल गया है। तो 2 पाई और ये है हमारे पास 5000, 1/5000। तो इस तरीके से इसका रिजल्ट होगा 2 पाई/5000 सेकेंड्स। यहाँ पे 2 ज़ीरो दे दें, कहाँ पे 2 ज़ीरो देने चाहिए, यहाँ पे। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी यहाँ से पहले हमने m/k का वैल्यू फाइंड किया है, फिर हमने इसको फर्दर सॉल्व किया है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अ बॉडी इज परफॉर्मिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स एम्पलीट्यूड। क्वाइट सिंपल, कैसे फाइंड होगा? तो यहाँ देखें, इस न्यूमेरिकल में आपको दिया जा रहा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड, फाइंड द एम्पलीट्यूड। मैंने कल आपको एक फार्मूला बताया था, रिलेशन बताया था कि A मैक्सिमम इज इक्वल टू V मैक्सिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाय x0। तो x0 बराबर हो जाएगा V मैक्सिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाय A मैक्स। तो V मैक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो इसका रिजल्ट होगा 50, इसका रिजल्ट होगा 50 मीटर्स x। तो ये थोड़े से ऑप्शन सेट कर दें, ठीक है। एक ऑप्शन को 50 मीटर कर दें, तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन है, अ बॉडी इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द एम्पलीट्यूड ऑफ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन वेयर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स न्यूमेरिकली इक्वल। तो कल मैंने बताया था वो पॉइंट होती है 0.70 x0, और x0 हम कहते हैं एम्पलीट्यूड को। अगर आप यहाँ पे एम्पलीट्यूड 100 रखेंगे तो ये 70.7 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट करूँगा। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है, A mass is attached to the spring and placed on horizontal table if 100 joule, 100 joule हम वर्क कर रहे हैं, जबकि हम इसको कितना स्ट्रेच कर रहे हैं। सपोज करो ये इसकी मीन पोजीशन है और हमने इसको स्ट्रेच किया है 2 सेंटीमीटर। अगर हम इसको 1 सेंटीमीटर फर्दर स्ट्रेच करें तो उसके लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो अब देखें, जब हमने 100 जूल वर्क किया तो हमने इसमें स्ट्रेच लेके आए हैं 2 सेंटीमीटर। हमें कितना वर्क करना पड़ेगा अगर हम इसको 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा स्ट्रेच करें। अगर हम इसको 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा स्ट्रेच करेंगे, इसका मतलब है टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि 3 सेंटीमीटर के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क मींस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जितना हम वर्क अगेंस्ट द इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। और आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब होगा पोटेंशियल एनर्जी 1 अपॉन पोटेंशियल एनर्जी 2 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी थी, जितना हमने वर्क किया था 100 जूल, और हमने इसमें स्ट्रेच कितना लाए थे 2 सेंटीमीटर। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जबकि अब हम इसमें स्ट्रेच ला रहे हैं 3 सेंटीमीटर का। सो बाय द वे 100 मल्टीप्लाइड बाय 9, 4 मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी 2, तो ये होगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 4 पोटेंशियल एनर्जी 2। तो इसका मतलब है अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 225 जूल। हमें ये फाइंड करना था
कि हमने जब हम 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा स्ट्रेच करेंगे तो वर्क कितना होगा। अब देखें, थोड़ा सा समझें। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले लें, सपोज करें अगर आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ से लेकर यानी जामशोरों से लेकर, ठीक है, जामशोरों से ठीक है लेकर नूरियाबाद तक, या आप ऐसे समझें, ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.3 है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक, सपोज करें यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हमारा खर्चा हो रहा है 50 जूल का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा खर्चा हो रहा है 150 जूल का, तो अगर मैं आपसे पूछूं 2 से लेकर 3 तक कितना खर्चा होगा, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? आप करेंगे 150 माइनस, ठीक है, 50 करेंगे। इस तरीके से जब हमने 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया तो वर्क हमें कितना करना पड़ा? 100 जूल। पर जब हम 3 सेंटीमीटर स्ट्रेच करेंगे तो हमें कितना वर्क करना पड़ा? तो हमें वर्क करना पड़ा 225। इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर फर्दर स्ट्रेच करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? तो हमें वर्क करना पड़ेगा 125 सेंटीमीटर, 125 जूल। तो इसका ऑप्शन होगा ई ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, तो कुछ और भी एमसीक्यूज करते हैं। अच्छा, आप ये 2 क्वेश्चन देख लें जो मुझे लग रहे हैं इंपॉर्टेंट हैं, ये पास पेपर में भी आया है। 2 ऑब्जेक्ट हैविंग मासेस 0.5 kg and 1 kg are hanged with 2 springs and produces the extension of 5 cm and 10 cm respectively. Find the ratio of their periods. देखें, अगर जैसे आपने टाइम पीरियड आपने पढ़ा था, टाइम पीरियड का फार्मूला था m/k। सबसे पहले आपको ये देखना है क्या इन दोनों स्प्रिंग का K सेम है। वो आपको पता कैसे चलेगा? वो पता चलेगा मास और एक्सटेंशन के हिसाब से। ये देखें 0.5 kg, ये मास कम था तो देखें एक्सटेंशन भी कम है। मास देखें 1 किलोग्राम है तो एक्सटेंशन इसके डबल है, यानी इन 2 मासेस का जो रेशो है वो 1:2 है और एक्सटेंशन का रेशो भी 1:2 है। इसका मतलब है दोनों स्प्रिंग का K जो है वो सेम है। अगर 2 स्प्रिंग का K सेम होगा तो टाइम पीरियड का जो रेशो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा मासेस से, स्क्वायर रूट ऑफ मासेस से। अब आप यहाँ पे रख सकते हैं, एक का मास है 0.5, दूसरे का मास है 1। 0.5 को हम और क्या कह सकते हैं? 0.5 को अगर हम यहाँ से डेसिमल कैंसिल करेंगे, 0 देंगे, तो ये 1/2 होगा, यानी 1/√2 होगा। तो इसका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अ 16 किलोग्राम ऑब्जेक्ट इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग एंड परफॉर्मिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द पीरियड ऑफ 2 सेकंड। इफ सम एडिशनल मास इज अटैच्ड टू इट्स एंड इट्स पीरियड बिकम्स, ठीक है। अगर हमने इसके साथ इसको थोड़ा सा बना लेते हैं, इफ सम एडिशनल मास इज अटैच्ड टू इट एंड पीरियड बिकम्स, पीरियड बिकम्स 2.5 सेकंड, ठीक है। और आपसे पूछना क्या चाहता है? पूछना चाहता है आपसे फाइंड द एडिशनल मास। ऑप्शन है 25 kg, 9 kg, 16 kg, 4 kg। अब ये देखें कॉन्सेप्चुअल है। अब आपको पता है हम यही रिलेशन यूज करेंगे, T1/T2। पहले मास था m1 और अब मास क्या है? m1 प्लस डेल्टा m, यानी हमने दूसरा मास उसके ऊपर ऐड किया है। तो पहले टाइम पीरियड था 2 और अब टाइम पीरियड है 2.5। पहले मास रखा था 16 और अब हमने रखा है 16 प्लस डेल्टा m, जो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले ये डेसिमल कैंसिल होगी, 0 ऊपर जाएगा,
तो 5 का टेबल इस पे 4 टाइम, इस पे 5 टाइम। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये 16/25 होगा और ये 16 प्लस डेल्टा एम होगा। 16 से कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू 25। इसका मतलब है डेल्टा एम बराबर होगा 25 माइनस 16, यानी इसका मतलब है हमने 9 किलोग्राम मास एडिशनल उसमें ऐड किया था, तो इसका ऑप्शन जो है वो भी होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम इज another example of simple harmonic motion। तो हम कहते हैं, यानी पहले हम सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंपल पेंडुलम क्या है? सिंपल पेंडुलम आप ऐसे समझें, एक हमारे पास रिजिड सपोर्ट है और इस रिजिड सपोर्ट से हमने एक रस्सी हैंग की हुई है और इसके साथ हमने एक मास अटैच कर दिया है, यानी एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हमारे पास है, उसके साथ हमने कोई बॉडी अटैच करके और किसी रिजिड सपोर्ट के साथ हमने उसको हैंग कर दिया है। अब ये हमारा कहलाएगा सिंपल पेंडुलम, ठीक है। सो इट कंसिस्ट अ स्फेरिकल बॉब which is hanged या which is hanged with inextensible string attached with a rigid support। तो ये बेसिकली सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन हुई। क्या है इसमें? इट कंसिस्ट अ स्फेरिकल बॉब, ये स्फेरिकल बॉब है, विच इज हैंग्ड, जिसको हमने हैंग किया है विथ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग जिसमें खिंचाव नहीं आ सकता, अटैच विथ अ रिजिड सपोर्ट, और हमने इस स्ट्रिंग को एक ऐसी सपोर्ट के साथ अटैच कर दिया है जो कि बिल्कुल रिजिड है, यानी टूट नहीं सकती। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इस स्ट्रिंग को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हैं। सपोज हमने यहाँ से इसको डिस्प्लेस किया, ये एंगल हमारी छोटी होनी चाहिए। अगर ये एंगल छोटी नहीं होगी तो सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होगा ना, वो सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। याद रखिएगा, द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम will be simple harmonic if theta is less than 5 डिग्री। अगर हम इस थीटा को 5 डिग्री से ऊपर रखेंगे तो इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। क्यों? ये आपको अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारे पास होगा इसको हम रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक होगा इसका वेट, ये वेट होगा, ठीक है, और इस वेट के कंपोनेंट्स बनेंगे। एक वेट का कंपोनेंट ये बनेगा और दूसरा वेट का कंपोनेंट ये बनेगा। वेट का ये जो कंपोनेंट होगा ये कहलाएगा W cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा W sin थीटा। ये वाला जो कंपोनेंट है वो टेंशन के साथ बैलेंस हो जाएगा। बाकी जो W sin थीटा है ये इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस करेगा। तो आपसे दो क्वेश्चन करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेट का कौन सा कंपोनेंट टेंशन के साथ बैलेंस हो जाता है। सो द W cos थीटा कंपोनेंट ऑफ वेट इज बैलेंस्ड बाय टेंशन, यानी T इज इक्वल टू W cos theta। The W sin theta component of weight is responsible for simple harmonic motion in pendulum, simple pendulum। तो इसलिए हम कहेंगे जो नेट फोर्स हमारा होगा वो mg
साइन थीटा होगा। ये वो कंपोनेंट है जो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करेगा, यानी ये वो फोर्स है जो बॉडी को मीन पोजीशन पे वापस ले आएगा। तो इस तरीके से नेट फोर्स का फार्मूला ma होता है mg साइन थीटा, m के साथ कैंसिल हो जाएगा। अच्छा आप ये देखें, अगर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आपने डिस्प्लेसमेंट लेकर आए हैं x या x नॉट, आप इसमें डिस्प्लेसमेंट ले आए हैं और इसकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो l है, तो हम एक फार्मूला पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में। एक फार्मूला होता है कि जब थीटा बहुत कम होता है, व्हेन थीटा इज वेरी मच लेस, ठीक है, मीन्स थीटा इज लेस देन 5 डिग्री, तो इस केस में साइन थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर होता है। और थीटा आपको कैसे मिलेगा? थीटा आपको मिलता है जैसे आपने पढ़ा था फार्मूला S इज इक्वल टू आर थीटा, तो S आर्क लेंथ होती है, तो ये एक आर्क लेंथ है, इसको मैं x नॉट से शो करूंगा और रेडियस जो है वो इसका L होगा और ये थीटा, तो इस फार्मूले से थीटा किसके बराबर होगा? x नॉट अपॉन L के बराबर होगा। तो इस फार्मूले से मैं क्या करूंगा कि साइन थीटा की जगह पे x नॉट अपॉन L रखूंगा, तो एक्सेलरेशन जो होगी वो g अपॉन L इंटू एक्स नॉट, ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है तो ये कौन सा मोशन कहलाएगा? ये सिंपल हार्मोनिक कहलाएगा। देखें ये रिलेशन तब बना है जब हमने थीटा को बहुत छोटा लिया है। अगर हम थीटा को बहुत बड़ा लेंगे तो साइन थीटा कभी भी थीटा के बराबर नहीं होगा और फिर हमारा ये रिलेशन नहीं बनेगा। अब आप इसको अगर कंपेयर करवाएं, जैसे हमने स्प्रिंग मास ऑसिलेटर पढ़ा था तो उसमें एक्सेलरेशन क्या थी? माइनस k अपॉन m एक्स नॉट। अगर आप कंपेयर करवाएंगे तो इसका मतलब है जहां पे भी k अपॉन m होगा वहां पे हम g अपॉन l रखेंगे। तो इसलिए सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है? t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन k। तो जहां पे m अपॉन k होगा, जहां पे k अपॉन m होगा, यानी इसका मतलब है k अपॉन m बराबर है g अपॉन l के। पर यहाँ पे m अपॉन k है तो आप क्या रखेंगे? यहाँ पे आप रखेंगे l अपॉन g। तो ये फार्मूला बन गया सिंपल पेंडुलम का। इसका मतलब है कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे। अगर आप सिंपल पेंडुलम की लेंथ को इंक्रीज करेंगे टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, अगर आप इसकी लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगा जीप से, यानी अगर आप सिंपल पेंडुलम अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ पे उसका मोशन करवाएंगे तो टाइम पीरियड उसका जो होगा वो कम होगा, पर अगर आप उसी पेंडुलम को सरफेस ऑफ मून पे ले जाएंगे वहाँ पे उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। यानी जिस जगह पे जी का वैल्यू कम होगा उस जगह पे टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। जैसे अगर आप अर्थ का एग्जाम्पल ले लें तो अर्थ में सपोज हम ऐसे कहते हैं कि ये हमारी अर्थ है, तो एक जगह है पोल और एक जगह है इक्वेटर, तो हम कहते हैं पोल पे जी का वैल्यू कम है तो पोल पे टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड कम होगा। इक्वेटर पे टाइम पीरियड इज हाई। वाई टाइम पीरियड इज हाई? टाइम पीरियड ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जी का वैल्यू कम है। अब मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 6 में कि इक्वेटर पे जी का वैल्यू कम होता है, तो जहाँ पे जी का वैल्यू कम होगा वहाँ पे टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, और जहाँ पे जी का वैल्यू ज़्यादा होगा वहाँ पे टाइम पीरियड कम होगा। अब एक बात याद रखें, अगर टाइम पीरियड कम है तो इसका मतलब क्या है कि मोशन फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है। मैं अगर आपको कोई काम दे रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ इसको जल्दी करो, तो आप वो काम स्लो करोगे या फास्ट करोगे? फास्ट करोगे। तो हम कहेंगे पोल पे मोशन फास्ट होगा। सिंपल पेंडुलम का मोशन फास्ट कहाँ पे होगा? पोल पे। इक्वेटर पे मोशन स्लो होगा।
मोशन स्लो मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप सेंटर ऑफ अर्थ की बात करोगे तो सेंटर ऑफ अर्थ पे जी का वैल्यू 0 होता है तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। और दूसरी बात, T इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब। मास ऑफ बॉब पे डिपेंड नहीं करेगा। इस इक्वेशन को देखो, क्या इस इक्वेशन में आपको मास नजर आ रहा है? अगर ये सपोज करो आयरन का स्पेयर था, अगर मैं इस आयरन के स्पेयर को सपोज करो किसी प्लास्टिक के स्पेयर के साथ रिप्लेस कर दूं तो टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा? तो टाइम पीरियड पे फर्क नहीं पड़ेगा। T इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब और T इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। यानी आप कितना भी एम्पलीट्यूड को बढ़ाएं पर टाइम पीरियड पे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक बात याद रखें, G की वजह से हम कहते हैं कि लोकेशन ऑफ पेंडुलम। देखें, अगर लोकेशन से क्या मुराद है? लोकेशन से मुराद है कि हमारा पेंडुलम पोल पे वाइब्रेशन कर रहा है या इक्वेटर पे कर रहा है। क्योंकि अगर हम वाइब्रेशन की लोकेशन चेंज करेंगे तो डेफिनेटली टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। सपोज करें अगर एक है कराची हमारे पास और एक है हमारे पास मरी। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कराची में सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ज़्यादा होगा या मरी में ज़्यादा होगा, तो आप देखेंगे जी का वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा है। तो कराची में समुंदर है, सी लेवल है, और सी लेवल में जी का वैल्यू ज़्यादा होता है। और मरी एक यानी हिल है तो यहाँ पे जी का वैल्यू कम होगा। तो इसका मतलब है कराची में सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कम हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे जी का वैल्यू ज़्यादा है, और मरी में जी का वैल्यू कम है तो वहाँ पे टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा। पर इसी तरीके से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं मोशन कहाँ फास्ट होगा, तो मोशन फास्ट होगा कराची में और मोशन स्लो होगा मरी में। ठीक है, तो ये बातें भी आपको समझ में आनी चाहिए। इस तरीके से अब एक बात और समझ लें, हमारे पास होता है सेकंड पेंडुलम। व्हाट इज सेकंड पेंडुलम? तो सेकंड पेंडुलम बेसिकली सिंपल पेंडुलम ही होता है पर इसका टाइम पीरियड फिक्स होता है। तो हम कहते हैं अ पेंडुलम whose टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड। ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो उसको सेकंड पेंडुलम कहते हैं। ठीक है, अगर इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है तो व्हाट अबाउट इट्स फ्रीक्वेंसी? इट्स फ्रीक्वेंसी इज 0.5 हर्ट्ज, क्योंकि 1/2 मीन्स 0.5 हर्ट्ज। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि सेकंड पेंडुलम की लेंथ हर प्लेनेट पे डिफरेंट होगी। हमारी अर्थ पे 1 मीटर होती है या 0.99 मीटर होती है। एट द सरफेस ऑफ अर्थ इट्स लेंथ इज 0.99 मीटर मीन्स अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर। ठीक है, तो ये सेकंड पेंडुलम के लिए है। तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट करें, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर एमसीक्यूज करेंगे। अच्छा, आप ये कुछ एमसीक्यूज देख लें। एमसीक्यू से द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैन बी इंक्रीज बाय। अब टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का कैसे इंक्रीज करेंगे? तो मैंने बताया था टाइम पीरियड इंक्रीज करने के लिए आपको लेंथ इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जी से इनवर्सली है। तो बाय इंक्रीजिंग द मास ऑफ बॉब, मास बढ़ाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट होता है। बाय इंक्रीजिंग इट्स लेंथ, बाय डिक्रीजिंग, तो अगर हम लेंथ को डिक्रीज करेंगे टाइम पीरियड कम हो जाएगा। बाय इंक्रीजिंग इट्स लेंथ, ये ऑप्शन ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो मैंने क्लियर कट बताया था कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो मास ऑफ बॉब पे डिपेंड नहीं करता और एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसका ऑप्शन ई होगा। उसके बाद क्वेश्चन है अ स्टूडेंट वांट्स टू मेक अ पेंडुलम ऑफ पीरियड 1 सेकेंड
for that he take length of string L and observed its period is 0.5 second. Find how much length of string he should use. एक स्टूडेंट था जिसकी विलिंग थी कि मैं एक पेंडुलम बनाऊं जिसका पीरियड 1 सेकंड हो। ऐसा करने के लिए इसने लेंथ ली L, ठीक है, और इसने देखा कि टाइम पीरियड जो था वो 0.5 सेकंड आया। यानी इसकी विश थी कि मैं पेंडुलम बनाऊं जिसका टाइम पीरियड 1 सेकंड हो। इसका मतलब है इसको जो पीरियड चाहिए वो 1 सेकंड चाहिए, तो ये लेंथ कितनी यूज़ करे। तो हमें पता है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, ठीक है। तो इसने पहले जब लेंथ L लिया था तो पीरियड था 0.5, पर इसको पीरियड चाहिए 1, तो अब ये कितनी लेंथ चूज़ करे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, ये 0.25 हो जाएगा, ये 1 होगा, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 0.5 L2 इज इक्वल टू L। इस तरीके से L2 बराबर होगा L डिवाइडेड बाय 0.52, तो ये 4L हो जाएगा। इसको आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, यानी उसको जो टाइम पीरियड मिला है वो हाफ मिला है। अगर ये टाइम पीरियड को डबल करना चाहता है तो टाइम पीरियड को डबल करने के लिए इसको लेंथ 4 मरतबा इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि स्क्वायर रूट्स का रिलेशन है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसको लेंथ 4 मरतबा बढ़ानी पड़ेगी, यानी इसको लेंथ लेनी पड़ेगी 4L। उसके बाद क्वेश्चन है, अ पेंडुलम इज अटैच्ड टू द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर, इफ एलिवेटर बिकम्स फ्री फॉल देन पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो आपको पता है जब एलिवेटर फ्री फॉल होता है तो वहाँ पे G का वैल्यू 0 होता है, इसलिए हम कहेंगे पेंडुलम का टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मैक्सिमम। सिंपल पेंडुलम का पीरियड मैक्सिमम कहाँ होगा, सॉरी मिनिमम होगा पोल पे, क्योंकि पोल पे G का वैल्यू ज़्यादा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ वेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन इन सिंपल पेंडुलम, तो मैंने बताया था mg sin थीटा। उसके बाद क्वेश्चन है, अ पेंडुलम इज अटैच टू द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर इफ एलिवेटर इज असेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। असेंड करना मतलब ऊपर जाना, और आपको पता है जब एलिवेटर ऊपर जाता है तो एलिवेटर के अंदर जो बॉडीज होती हैं उनका अपीरेंट वेट बढ़ जाता है। यानी हम ऐसे समझ सकते हैं कि एलिवेटर के अंदर ग्रेविटी बढ़ जाती है। तो जब एलिवेटर के अंदर ग्रेविटी बढ़ जाएगी इसका मतलब होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ गई। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाएगी तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। फाइंड द पीरियड ऑफ पेंडुलम हुज लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, देखें आप ये रिलेशन ही यूज करेंगे। आपको पता है अगर आप ऐसे सोचें कि अगर आपके पास सेकंड पेंडुलम होता तो उसकी लेंथ क्या होती, उसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर होती, और उसका पीरियड क्या होता, उसका पीरियड 2 सेकंड होता। अब आपके पास लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर की, तो अब आप पीरियड बताएं। एक तो कॉमन सेंस से कर सकते हैं कि अगर आपने लेंथ को 4 मरतबा कम कर दिया है, 100 को 4 मरतबा कम करेंगे तो 25 होगा। अगर लेंथ आप 4 मरतबा कम कर रहे हैं तो टाइम पीरियड आपका हाफ हो जाएगा, यानी 2 सेकंड से 1 सेकंड हो जाएगा। आप इसको कर भी सकते हैं T1/T2 L1/L2। तो पहले आपने अज्यूम किया सेकंड पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड था 2, उसकी लेंथ थी 100। अब आपने लेंथ ली है 25, ठीक है। अब उसका पीरियड क्या होगा, ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, तो 2 से या क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड, यानी इसका पीरियड 1 सेकंड होगा। लास्ट क्वेश्चन देखें आज के लेक्चर का, द पीरियड ऑफ पेंडुलम बिकम्स डबल एट द सरफेस ऑफ न्यू प्लेनेट। किसी प्लेनेट पे पेंडुलम का टाइम पीरियड डबल हो गया है, देन एट न्यू प्लेनेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब है अगर उसका पीरियड डबल हो गया है और हमें पता है टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, इसका मतलब है वहाँ पर जी का वैल्यू कम है। कितने टाइम्स कम है,
कितने टाइम्स वहाँ पे जी का वैल्यू कम होगा? अगर पीरियड डबल हो गया इसका मतलब है जी का वैल्यू वहाँ पे 4 टाइम कम होगा। तो इसलिए हम कहेंगे 1/4 एज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसका ऑप्शन जो है सी होगा। तो इंशाल्लाह बाकी जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।